सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर लेके प्रस्तुत हुई हूँ अनुच्छेद लेखन। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने इस सत्र में अनुच्छेद लेखन के जो अंक हैं 6 अंक निर्धारित किए हैं और 6 अंक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप उन 6 अंकों को पूर्ण रूप से अपने साथ लेना चाहते हैं तो आपको आज का वीडियो पूरा देखना होगा। किस तरह से हम अनुच्छेद लिखें, किन किन बातों का ध्यान दें, अनुच्छेद लेखन की कौन सी विशेषताएं होती हैं और कुछ उदाहरणों के साथ में हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों सीबीएसई ने अनुच्छेद लेखन को हमारे इस विषय के साथ जोड़ा है, हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा है। आइए सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, अनुच्छेद लेखन हमारी भाषा का विकास करता है। हमारी भाषा, हम किस तरह की अपनी वाक्य रचना करते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद लेखन उन सब का विकास करता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है लेखन कौशल का विकास। लेखन कौशल जो लिखने की कला है, किस तरह से लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त तार्किकता का विकास, मतलब हर किसी विषय पर आप तर्क सहित सही है गलत है सोच समझ के जो आप एक बौद्धिक जो आपकी क्षमता है उसका विकास होता है। आप सही गलत के निर्णय ले सकते हैं और उसके बाद उसे जो है लेखन लिखते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। अभिव्यक्ति जो आप अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, हर छात्र अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करता है और उस अभिव्यक्ति कौशल को विकास जो है अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। जो हिंदी अ है, आप ये ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद लेखन का जो विषय है ये हिंदी ब में आता है और जो हिंदी अ है उसमें निबंध आता है। तो निबंध और अनुच्छेद में दोनों ही में लेखन कौशल का विकास होता है, तार्किकता का विकास होता है, अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है और आपकी भाषा जो है इससे और अधिक मजबूत होती है। कई बार अनुच्छेद लेखन जो है, जब हम छोटी क्लासेस की बात करते हैं बच्चों, वहाँ पे कई बार कल्पना प्रधान विषय होते हैं। काश मैं पक्षी होता, या अगर मैं हवाई जहाज की यात्रा कर रहा होता तो कैसा होता, उस पे भी हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। कई बार हम अपनी विचारों को ऐसी उड़ान देते हैं कि अगर भविष्य से संबंधित कोई अनुच्छेद आता है तब हमारी कल्पना का विकास होता है। जैसे अगर मैं विषय दूं आगे 2040 में या 2050 में हमारा विज्ञान कितना प्रगति कर जाएगा, उस पर अगर मैं बोलूँ, या भारत कितना प्रगति करेगा उस पर अगर अनुच्छेद बोलूँ, तो आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान पे देकर तार्किकता की कसौटी पे रखते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। तो जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद में कई तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए जो सीबीएसई है हमेशा ही इन तत्वों को महत्व देता है। और सबसे जरूरी बात, आपकी मौलिकता, आपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत किया है, आपने किन शब्दों का चयन किया है, किस तरह से वाक्य रचना की है, किस तरह से विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अपने अनुच्छेद को प्रस्तुत किया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब हम अनुच्छेद लेखन की बात करते हैं तो हमेशा ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सीबीएसई ने ऑलरेडी जो है ये 6 अंक का निर्धारित किया है, 6 अंक निश्चित किया है। इन 6 अंक में सबसे प्रमुख आपके कितने अंक किस से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों 6 अंक में से 1 अंक जो है आपकी वर्तनी शुद्धता का होता है। 4 अंक आपका विषय से संबंधित होंगे कि आपने विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उसमें लिखे हैं कि नहीं लिखे आपने। उसके बाद जो 1 अंक है आपका प्रस्तुतिकरण का भी होता है। तो अगर आपकी वर्तनी शुद्ध है और आपने विषय को अधिक स्पष्टता से सभी संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी संकेत बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया है, तो आपके जो 6 अंक हैं वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इन सब के बाद हम सबसे पहले जानते हैं वास्तव में अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और अनुच्छेद लेखन किस तरह से किया जाता है, इन सब का अध्ययन आज हम अपनी कक्षा में करेंगे। और अगर आपको पूरे 6 अंक चाहिए तो आप इसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु विस्तार
विस्तार से हम समझेंगे, ताकि जब भी आप अनुच्छेद लिखो आपके कोई भी अंक जो हैं वो न कटें। और यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चे बहुत अच्छे से लेखन कौशल कर पाएँ, विचारों को व्यवस्थित कर पाएँ, विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएँ और उनके जो मेहनत है वो सफल हो पाए। इसी उम्मीद के साथ हम आज आप ये विषय शुरू करते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या होता है? वास्तव में किसी विषय विशेष पर विचार व्यक्त करने के लिए लिखे गए विषय संबद्ध यानी कि विषय से संबंधित लघु वाक्य समूह को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। अब कई बार आपको लगेगा कि ये मैम ने क्या लिख दिया, मैं आपको समझाती हूँ। विषय संबद्ध यानी कि जो भी विषय आपको दिया होगा उससे संबंधित आपको विचार लिखने हैं। लघु वाक्य समूह क्या होते हैं? लघु का अर्थ होता है छोटे छोटे वाक्य समूह में आपको वो अपने विचार लिखने हैं और ये विषय से संबंधित होने चाहिए, उसे हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। दूसरा सबसे जो ज़रूरी बात होती है बच्चों कि अनुच्छेद जो है वो सीमित शब्दों में लिखा जाता है, संक्षेप में वर्णन किया जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो शब्द सीमा सीबीएसई ने निर्धारित की है वो 80 से 100 शब्द, यानी कि आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में ही अपना अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में अब आप ऐसे नहीं करेंगे कि पेपर चल रहा है और आप एक एक शब्द काउंट कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा ही एग्जामिनर जो सीबीएसई जो निर्धारित करती है वो एक मान के चलती है कि एक वाक्य पंक्ति में आपके 8 से 10 शब्द आते हैं और 8 से 10 शब्द आने के कारण आप जो है ये टोटल पंक्तियां काउंट करेंगे, यानी कि अगर एक वाक्य पंक्ति में 8 से 10 शब्द आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो 8 से 10 पंक्तियां आपके अनुच्छेद में सीमित हो जानी चाहिए। आप जरूरी नहीं 10 में करें, आप 10 से 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अधिक ना हो, क्योंकि शब्द सीमा के अनुसार समय निर्धारित होता है और अगर आप अधिक लिखते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे जो टॉपिक है, विषय है, वो छोड़ देंगे। तो हमेशा शब्द सीमा का ध्यान रखते ही आप जो है अपना लेखन कार्य कीजिए। आप देखेंगे सभी लेखन कार्य अगर शब्द सीमा के अंदर किए जाएं तो बहुत ही समय पर सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं और कोई भी जो प्रश्न है आप नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो शब्द सीमा जो है सीबीएसई ने इसीलिए निर्धारित की है कि बच्चे जो हैं एक ही विषय पर अति विस्तार में ना चले जाएं और उनका जो दूसरे बिंदु है जो 3 घंटे का जो पेपर है वो ना छूट जाए, इसलिए आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। संक्षिप्त में इसका वर्णन किया जाता है। वाक्य सारगर्भित और अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो भी आप उसमें वाक्य लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, विषय से संबंधित होने चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों की आप रचना करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे बच्चों, अनुच्छेद जो शब्द है वो वास्तव में अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ, यानी कि एक जो पैरा है उसके अंदर ही आपको उस विषय से संबंधित जो विचार हैं वो लिखने हैं। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर निर्धारित शब्द सीमा में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। ये आपको समझा चुकी हूँ कि जो भी विषय आपको दिया जाएगा उसका एक ही पक्ष आपको इसमें लेना है और उसी पक्ष पर आपको शब्द सीमा के अंतर्गत अपने विचार जो है वो लिखने हैं। तो आप उस विषय को सबसे पहले अच्छे से समझें, 1 मिनट आप उस विषय को समझने में दें, उसकी एक रूपरेखा अपने मस्तिष्क में अवश्य बनाएं कि मैं किन किन बिंदुओं को इसमें लिखूंगा या लिखूंगी, और एक आपके मस्तिष्क में जब उसका एक मैप बन जाए कि मैं इस तरह से इस अनुच्छेद का विस्तार करूंगी, तब आप उसे लिखना शुरू कीजिए। तो 1 मिनट विषय को समझने के लिए और उसकी रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाने के लिए आप अवश्य ही उसे दें।
और देखेंगे कि जब आप इन बिंदुओं को, इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है आपका अनुच्छेद बहुत अच्छे से व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखा होगा। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अपनी एक विषय को जो है समेटे हुए होते हैं, विषय का पूर्ण ज्ञान उसमें समाहित होता है। तो जब भी आप अनुच्छेद लिखें आप इस बात का ध्यान रखें बच्चों। इसके अतिरिक्त हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, अनुच्छेद लेखन में सीबीएसई के जब पेपर आप देखते हैं बच्चों 9th-10th में, उसमें अनुच्छेद लेखन के साथ में कुछ संकेत बिंदु उस विषय से संबंधित दिए होते हैं। 4 से 5 अगर मैंने विषय लिया है ग्लोबल वार्मिंग, और दो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले हम उसका अर्थ आता है कि अर्थ क्या है इसका, फिर ग्लोबल वार्मिंग की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं, फिर उससे परिणाम, उसका जो उपाय हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम लिखते हैं। तो कुछ 3 से 4 बिंदु इसमें रहते हैं संकेत बिंदु के, और उन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही अनुच्छेद लिखना होता है। आपको कोई भी संकेत बिंदु आप नहीं छोड़ेंगे, जिस क्रम में संकेत बिंदु बताए पूछे गए हैं उसी क्रम में आप अनुच्छेद लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप क्रम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो जब आप संकेत बिंदुओं को, इसलिए मैं कह रही थी कि 1 मिनट आप विषय को समझने के लिए, संकेत बिंदुओं का अध्ययन करने के लिए आप अवश्य दें कि आप इसमें क्या क्या अवश्य लिखेंगे, और उसके बाद अपना लेखन कार्य शुरू करें। तो संकेत बिंदुओं को आप जब भी आप विषय देखो तो विषय के बाद पहले विषय समझो, फिर संकेत बिंदुओं में किन किन बातों को आपको लिखना है उसकी रूपरेखा जरूर बनाओ, और उसके बाद लेखन कार्य कीजिए। तो आप देखेंगे आपका अनुच्छेद सबसे उत्तम लिखा जाएगा। दूसरी बात, जब आपने विषय पढ़ लिया, संकेत बिंदु भी आपने अच्छे से समझ लिए कि मैं इस संकेत बिंदु में ये जो है लिखूंगा, उसके बाद आपको क्या देखना है, शब्द सीमा देखनी अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद की शब्द सीमा कितनी निर्धारित की है सीबीएसई ने। मैंने आपको पहले ही बताया 80 से 100 शब्द जो है निर्धारित हैं, और अगर 100 से 110 या 120 भी आते हैं तो 120 का अर्थ है कि 12 से 13 लाइनें, अगर 100 तक 100 शब्द आते हैं तो 8 से 10 लाइनों के बीच में आ जाएगा आपका अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होगा। सभी संकेत बिंदुओं को इसमें समाहित करना आवश्यक है, ये आप नहीं भूलेंगे। भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें बहुत ही क्लिष्ट भाषा का और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आपकी समझ से भी परे हों या फिर जो मुश्किल हो। आप सरल और स्पष्ट लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, और ऐसे शब्द जो आपकी उम्र, यानी कि अगर 9th में लिख रहे हैं या 10th में लिख रहे हैं तो आपकी उम्र के अकॉर्डिंग हो, आपकी कक्षा के दर्जे के अकॉर्डिंग हो, अनुसार हो, ऐसी भाषा का आप प्रयोग करें। बिल्कुल बचकाना शब्दों का प्रयोग ना करें। तो भाषा में सरलता, स्पष्टता और प्रभाव होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा बच्चों को कहते हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि अधिक से अधिक आप जो समस्यात्मक विषय हैं उनका अध्ययन अवश्य करें। अगर ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, और अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं या हम किसी जल समस्या की बात करते हैं या फिर हम बिजली से संबंधित कोई भी समस्या की बात करते हैं, आप जितना अधिक स्टडी करेंगे, जितना अधिक उसके बारे में पढ़ेंगे या ज्ञान अर्जित करेंगे, उतनी ही आपकी भाषा और आपके शब्द जो हैं वो अधिक जो है प्रभावशाली बनेंगे। तो अधिक से अधिक विषयों का अध्ययन करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, रोज़ अगर आप प्रतियोगिता दर्पण आपके घर में आती है तो उसमें भी बहुत ही ज्वलंत समस्यात्मक विषयों के बारे में लेख आते हैं, आप वो अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे तो आपकी भाषा, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है हमारा तन। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा तन बनता है, वैसे ही जैसा हम अध्ययन करते हैं हमारी भाषा में भी उतना ही प्रभाव, उतनी ही क्लिष्टता, उतना ही प्रभाव जो है आना शुरू हो जाता है।
तो आपकी जो कक्षा है 10 और 9, तो आप अधिक से अधिक समस्यात्मक विषयों को अध्ययन करते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी भाषा में वो नवीनता और नवीन शब्दों का संचार होना शुरू हो जाएगा, जो आपके लेखन कौशल को और अधिक जो है महत्वपूर्ण और सुंदर बनाएगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त जो सबसे जो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक ही वाक्य तथा बात को बार बार ना दोहराएं। आपको ये पता है क्योंकि आपका अनुच्छेद सीमित शब्दों में पूरा करना है, और अगर आप एक ही वाक्य को बार बार दोहराएंगे तो जो एग्जामिनर है, जो पढ़ने वाला है, उसे कहेगा अरे इसने तो एक ही बात को लिखा है, तो वो आपके अंक कहीं ना कहीं डिडक्ट कर देगा। तो जो भी आप बात लिखे, वाक्य लिखे, उसे एक्सप्लेन तो करें, उसे उदाहरणों से स्पष्ट तो करें, कारण दे, तर्क दे, लेकिन रिपीट बार बार ना करें। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक विस्तार से बचें, विषय से भी नहीं हटना चाहिए। जो विषय है, आप हमेशा देखोगे, आप अपने घर में कभी ऑब्जर्व करो कि अगर घर में कभी मकड़ी है, मकड़ी अब जहाँ बैठी होती है उसी के आसपास ही जाला बुनती है, तो आप कभी ऑब्जर्व करोगे कभी, तो आपको देखता है कि वो जाला अपने आसपास ही बुन रही होती है ना। वैसे ही जो विषय है, आपको भी वो मकड़ी की तरह बनना है। आपको जो विषय है उसी के आसपास ही अपने जाला, अपने विचारों का ताना बाना को गठन करना है, ताना बाना बुनना है। आपको विषय से बिल्कुल हटना नहीं है। जैसे ही आप हटे, आपका विषय भटक गया और एग्जामिनर आपके अंक काट लेगा। तो आपको एक तो अनावश्यक विस्तार नहीं देना, विषय से नहीं हटना, विषय से जितना दूर जाओगे उतने ही अंक आप गवाएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे बच्चों। वाक्यों में एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का अर्थ होता है, एक रूपता का अर्थ नहीं कि आप एक ही वाक्य को बार बार रिपीट करें। एक रूपता का अर्थ है विषय से संबद्ध होना चाहिए, और जो आप शुरुआत करते हैं अनुच्छेद की, उसका मध्य जब आता है या उसका अंत जब आता है, वो एक ही विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको जरूर ही लाभ होगा इसका। 7वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बच्चों, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ये तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, शब्द सीमा को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने के लिए आपके पास जो है पंक्तियाँ बचेंगी और आप अपना अनुच्छेद को और अधिक बातों से लिखेंगे। तो शब्द सीमा का ध्यान रखें। विषय से संबंधित अपने अनुच्छेद को और अधिक आकर्षक और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विषय से संबंधित कोई सूक्ति डाल सकते हैं, कविता की कोई पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका अनुच्छेद अधिक प्रभावशाली और अधिक रोचक भी लगेगा। आप कबीर के दोहे पढ़ते हैं, आप जो है रहीम के दोहे पढ़ते हैं, अगर आपका विषय उससे संबंधित है तो आप वो दोहा लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में किसी कवि की कविता की पंक्तियां आप से शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जो है अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, और विषय को अच्छे से समझकर 1 मिनट ज़रूर लगाएं। मैं हमेशा कह रही हूँ 1 मिनट आप विषय को अधिक से अधिक समझें और उसके बाद लिखें। अगर आपको कोई कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है तो आप वो लिख सकते हैं। जैसा कि मेरे को याद है कि एक बार जब मैं 10वीं की परीक्षा दे रही थी और उसमें शिक्षा के महत्व के बारे में अनुच्छेद आया था। मुझे आज इसलिए याद है क्योंकि जब भी हम एक विषय पढ़ते हैं, वो विषय अपने आप में सीमित नहीं होता, वो विषय दूसरे विषयों को भी अपने में समाहित करके रखता है। हिंदी साहित्य बच्चों, सब उसमें सामाजिक ज्ञान भी पढ़ते हैं, हम उसमें विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, उसमें हम जो है दूसरे विषयों का भी संस्कृत भी आ जाती है। तो जब मेरे को याद है कि जब इस तरह का एक वो आया, शिक्षा के ऊपर अनुच्छेद आया, तो मैंने उसमें संस्कृत की कुछ पंक्तियों को जब मैं उस वक्त याद है वो मैंने लिखी, और उसके कारण मुझे मेरे जो अंक आए वो मैं बहुत उसमें मेरी तारीफ़ हुई, मेरी अध्यापिका ने मेरी तारीफ़ की। और मैं पंक्तियाँ ज़रूर बोलूँगी, शिक्षा से संबंधित वो पंक्तियाँ थी, ये शाम न विद्या न तपो न दानम,
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये 4 पंक्तियां जिसमें शिक्षा के महत्व को बताया गया था, उन 4 पंक्तियों ने जो मेरी अध्यापिका के सामने मेरी तारीफ हुई, जो मेरे छात्रों के सामने मेरी अध्यापिका ने प्रशंसा की, उसके कारण मेरे अंक उसमें बहुत अच्छा है। तो पंक्तियां, या अगर आपको कोई सूक्ति याद आ रही है, कविता की कोई पंक्तियां याद आ रही है, तो आप उसे अवश्य लिखें, बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके अनुच्छेद को और अधिक प्रभावशाली और रोचक बना देता है। इसी प्रकार का जो 9वां हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है, उसका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये विषय समस्यात्मक विषय है, ये विषय जो है विचारात्मक विषय है या चिंतन का विषय है। अगर कोई विषय समस्यात्मक विषय है, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई समस्या है या फिर वन संरक्षण से संबंधित कोई समस्या है, तो हमेशा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर वो उसका जो विषय है उसका अर्थ आप जरूर समझाएं, उसके बाद उसके महत्व को बताना बहुत ज़रूरी है। वन संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, महत्व क्या है, फिर हमें समस्या पे फोकस करना होता है, क्योंकि बच्चों हमेशा आपको पता है जब तक समस्या नहीं आती उसका समाधान भी हम नहीं निकालते। तो समस्या आएगी तब हम समाधान ढूंढते हैं, समस्या नहीं आती तो हम समाधान नहीं ढूंढते। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये तो सबने ही सुना है। आवश्यकता पड़ती है तो हम आविष्कार करते हैं। तो बच्चों जब समस्या आती है, समस्या का हम सामना करते हैं, तो उसके बाद उपाय करते हैं। कभी भी आप उपाय पहले लिखोगे और समस्या बाद में लिखोगे तो क्रम जो है वो अलग हो जाएगा और आपका जो है अंक कट जाएंगे। तो सबसे पहले अर्थ, फिर उसका महत्व, फिर समस्या का वर्णन, फिर उसके उपाय आप लिखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष। तो अगर आप क्रम को ध्यान में रखेंगे तो आप एक उत्तम जो है अनुच्छेद लिख पाएंगे। तो आप क्रम हमेशा याद रखिए, है ना। अनुच्छेद के अंत में आप निष्कर्ष, एक पंक्ति का निष्कर्ष अवश्य लिखिए कि आपने उसमें क्या सीखा या क्या जाना। ठीक है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आप अपने अंक नहीं कटवाएंगे। वर्तनी ध्यान रखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप अध्ययन करते हैं, जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी आप कुछ नया पढ़ते हैं, वो शब्द बार बार आपकी आंखों के सामने से जब आते हैं तो आपके मस्तिष्क के जो स्मृति पटल है उस पर वो अंकित होते चले जाते हैं। और जब भी आप गलत वर्तनी लिख रहे होते हैं तो आपके माइंड में स्ट्रक जरूर करता है, नहीं ये शब्द वो नहीं है, इस शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता। तो आप अगर इस तरह से अभ्यास करेंगे, लिख के अभ्यास करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, बार बार नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपके ना केवल वर्तनी में शुद्धता आएगी, आपके विचारों में नवीनता आएगी, आपकी अभिव्यक्ति में नवीनता आएगी, आपके विचारों में मौलिकता का होगा और आपकी अपनी भाषा जो स्वभाषा है उसका विकास होगा। और ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम डिबेट में जाते हैं या जब भी हम किसी आशुभाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं, उस समय हमारे विचारों का व्यवस्थित होना, विचारों में नवीन विचारों का आगमन, ये हमारे अध्ययन से आता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक उत्तम अनुच्छेद जरूर लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक विषय लिया है, उसको संकेत बिंदु लिए हैं। कुछ उदाहरणों से हम इसको स्पष्ट करते हैं कि एक अनुच्छेद कैसे लिखा जाना चाहिए। हमारा विषय है बच्चों पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्यावरण का क्या अर्थ है। पर्यावरण का अर्थ होता है जो आपके आसपास जगह जो जितना भी एनवायरनमेंट, इसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो है नदियाँ, सब कुछ आता है पर्यावरण में। ठीक है, तो आप पर्यावरण में सब कुछ शामिल करेंगे। तो इसके संकेत बिंदु अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग दूँ तो मैं ये संकेत बिंदु दूंगी।
मैंने आपको पहले भी समझाया है, संकेत बिंदु और विषय पर एक बार अच्छे से गहराई से 1 मिनट तक अवश्य सोचें। जैसा कि इसमें संकेत बिंदु का पहला वह है पर्यावरण का अर्थ, तो आपको पहले अर्थ समझाना है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताते हुए आप इसकी आवश्यकता, फिर इसकी समस्याओं का वर्णन करेंगे, क्या क्या समस्या आ रही हैं, क्यों हमें इसके ज़रूरत है, और उसके बाद आप इसके उपाय भी बताएंगे। आप उपाय जो भी हम लिखते हैं बच्चों, ऐसे उपाय मत लिखिए जो कल्पनाओं में हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। उपाय ऐसे नहीं आते। जब भी हम उपायों की बात करते हैं, हम उन ग्राउंड रूल्स की बात करते हैं, हम उन ऐसे उपायों की बात करते हैं जो हम व्यवहार में प्रयोग कर सकते हैं, जो हम व्यवहार में लाकर जो है कुछ सुधार कर सकते हैं। तो कई बार हम जब बच्चों के पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये तो उपाय संभव ही नहीं है, या ऐसा तो उपाय करना संभव ही नहीं है। तो ऐसे कोई उपाय मत लिखिए। उपाय हमेशा वो लिखिए जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से करने में संभव हो। तो आप अपने विचारों को जब इस तरह से इस डायरेक्शन में सोचेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि कई बार आप गलतियां कर जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि मैंने ये गलती क्यों की, और फिर टीचर्स आपको समझाती है बेटा ये उपाय तो आपने लिखा, ये तो संभव ही नहीं है, कैसे आप इसे पॉसिबल कर पाओगे। तो जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी दैनिक जीवन से समस्याओं से संबंधित है, तो उनका उपाय भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था पर्यावरण के अर्थ को जानेंगे। तो पर्यावरण शब्द का जो निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पहले हमने इसका अर्थ बता दिया। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी के 33% भाग को हरा भरा करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण और वन के बीच में एक अटूट संबंध है। वन मौसम, जल चक्र में आए बदलाव और बढ़ते प्रदूषण को रोकने में सहायक है। हमने इसकी आवश्यकता को बता रहे हैं यहाँ पे। भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने में भी मददगार हैं, हम फिर इसकी आवश्यकता बता रहे हैं। परंतु आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। यहाँ हम समस्या पे फोकस कर रहे हैं। देखो हमारा तीसरा इसमें बिंदु शुरू हो गया है। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। अब आप देखेंगे बच्चों, मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत सारे अर्थों को, बहुत सारे शब्दों को अपने में समेटे हुए हैं। जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ना, उद्योगों की संख्या बढ़ने से आप ये मान के चलेंगे कि इससे हमने किस ओर संकेत कर रहे हैं, प्रदूषण की ओर संकेत कर रहे हैं, कचरे के साथ संकेत कर रहे हैं, उन भूमियों की तरफ संकेत कर रहे हैं जिसके कारण, जिसपे उद्योगों को लगाने के लिए हम जंगलों को साफ कर देते हैं, और ये जंगलों को, भूमि को प्राप्त करने के लिए जो जंगल साफ करते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे पर्यावरण पे पड़ता है, जीव जंतुओं पे पड़ता है। शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण में नए नए जो है शहर बसते जा रहे हैं, और उन शहरों के लोगों के लिए हम भूमि चाहिए, भूमि, उन लोगों के लिए अनाज के लिए भूमि चाहिए, तो हम जो वन है उसको काट रहे हैं, और वन को काटने से कहीं ना कहीं हमारी जो नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो इन 2 शब्दों में हमने बहुत कुछ कह दिया। ये 2 शब्द अपने आप में बहुत कुछ समझा रहे हैं। तो ये आप शब्दों का चयन ऐसे करें कि इन शब्दों में हमें बहुत कुछ जो है एग्जामिनर यही पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमित है। तो हमें अपने शब्द भाषा को भी ऐसा प्रभावशाली बनाना पड़ेगा जो कम शब्दों में अधिक बात कहते हूं। वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन वाहनों से होने वाला प्रदूषण, शहरीकरण से होने वाली गंदगी है, उनको रोकने के लिए वन अत्यंत आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वन संरक्षण है एक कठिन और महत्वपूर्ण काम है। अब हम इसके उपाय पे आ गए। पर्यावरण संरक्षण अपने आप में महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपना योगदान देना होगा, अपने घर,
मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इस आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाना होगा। आप देखोगे बच्चों, मैंने उपाय जो हमने जिस तरह से लिए हैं वो ये उपाय हैं जो वास्तव में हम संभव कर सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, हम ऐसी गैसों का प्रयोग कम कर सकते हैं जिससे हमारी जो वायु है वो दूषित कम हो। हम अधिक से अधिक जो है पेड़ों को लगाने से हमारी स्वच्छता बढ़ती है, हमारी वायु की स्वच्छता बढ़ती है, हम वो संभव कर सकते हैं। तो आपके उपाय भी व्यवहारिक दृष्टिकोण पर कर सकने में संभव होने चाहिए और ये आप ध्यान रखेंगे तो तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। तो इस तरह से एक अनुच्छेद में हमने सभी संकेत बिंदुओं को समाहित करते हुए अपने 10 से 12 पंक्ति में अपने पूरे अर्थ को समझ लिया है, समझा दिया है और ये आपके जो है 6 अंक पूर्ण रूप से निश्चित करते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और मैं अनुच्छेद आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है अतिथि देवो भव, अतिथि तुम कब जाओगे, ये कक्षा 9 में लगा हुआ है और उस चैप्टर से संबंधित एक अनुच्छेद हमेशा ही मैं अपनी कक्षा में करवाती हूँ। अतिथि देवो भव की बदलती अवधारणा, जब भी ये चैप्टर मैं बच्चों को कराती हूँ तो मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों कि अतिथि का जो भारतीय संस्कृति का आधार है, अतिथि जिसे मेहमान माना जाता है, जो उसकी अवधारणा में, उस विचार में किस तरह से वर्तमान संदर्भों में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसको हमें ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है। और इस विचार पे मैं हमेशा उनको अनुच्छेद देती हूँ और कुछ संकेत बिंदु देती हूँ। तो आइए इस पे हम अपने विचार लें। तो संकेत बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले अतिथि का अर्थ आप स्पष्ट करेंगे। अतिथि देवो भव की हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में आप बताएंगे। वर्तमान में इस विचार में आने वाले परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करेंगे और उसके साथ में निष्कर्ष। तो इन 4 बिंदुओं में अगर आप अपने अनुच्छेद को किस तरह से लिखेंगे, आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया है, अतिथि के अर्थ को समझाएंगे। तो मैंने कैसे शुरू किया है? वेदों में कहा गया है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता स्वरूप होता है। अतिथि के लक्षणों का वर्णन करते हुए महर्षि शातकतप कहते हैं, जो सज्जन बिना किसी प्रयोजन मतलब उद्देश्य, बिना बुलाए किसी भी समय किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि स्वरूप यानी कि देव ही समझना चाहिए। जिस प्रकार देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार अतिथि भी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोग के, बिना बुलाए हमारे घर में जब उपस्थित हो जाते हैं उसे देवता कहते हैं, देव कहते हैं। इसलिए उन्हें देवता के रूप में किया गया है। और अतिथि का अगर हम देखें तो अ जमा तिथि, तिथि मतलब तारीख, अ मतलब बिना, जो बिना तारीख के आए या जाए, जिसका पता ना, उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि की परिभाषा हमें स्पष्ट होगी। अतिथि की परिभाषा आप 2 से 3 2 पंक्तियों में दे सकते हैं। इसके बाद हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि का जो अर्थ, जो संदर्भ है, उसको हमें लिखना है। तो मैंने लिखा है, अतिथि का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है और उन्हें देवों का दर्जा दिया गया है। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति का आधार है। आप देखेंगे कभी भी राजस्थान में जब लोकगीत होते हैं तो उसमें एक फेमस गाना है, उस फेमस में है कि वो गाना भी आप देखोगे, केसरिया बालमा पधारो हमारे देश। तो वहाँ पर जो है देवता के रूप में उन्हें पधारने की बात की जाती है, एक देव के रूप में बात की जाती है। अगर हम प्राचीन संदर्भों में बात करें तो जब हम देखते हैं कि अतिथि को मेहमान देवता के रूप में पूजा जाता था। और क्यों पूजा जाता था? पहले आपको पता है यातायात साधन बहुत ही दुर्लभ थे और लोग जो है कई महीनों या बल्कि सालों में लोग आते थे, तो उनको उनका आतिथ्य सत्कार बड़ा होता था, है ना। हमारी भारतीय संस्कृति उनमें जो है उनको पूजा जाता था, माना जाता था। लेकिन आजकल क्या है, हर 1-2 महीने में आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आ रहा होता है, क्योंकि यातायात सुविधाएं, यातायात तो साधन इतनी आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं कि हर कोई दिन जो है बड़े आसानी से आपके घर में आ जाते हैं। तो अतिथि देवो
देवो भव की जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, प्राचीन काल से ही भारत देश में अतिथियों को भगवान की तरह सम्मान देते हुए आदर सत्कार जो है वो उनका किया जाता था। इसके साथ ही अब कैसे क्या उसकी विचारधारा में बदलाव आ रहे हैं, इस पे हम विचार करते हैं। लेकिन परंतु वर्तमान में शहरीकरण देखो, फिर मैंने एक शब्द दिया है शहरीकरण, रहने के लिए स्थान का अभाव। शहरीकरण का अर्थ यहाँ पे है कि जब लोग शहरों में आने लगे हैं तो आप देखेंगे कि शहरों में छोटे छोटे डिब्बों जैसे, एक माचिस के डिब्बों जैसे घरों में लोग रहने को मजबूर हैं। मुंबई जैसे क्षेत्र में भी आप देखेंगे वहाँ पे छोटे छोटे जो है लोग इलाकों में घरों में रहते हैं, उनके पास स्थान नहीं है, जिसके कारण शहरीकरण का परिणाम है कि लोगों के पास रहने का यानी कि स्थान का अभाव है। एकल परिवार, शहरीकरण हो गया है, एक छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में लोग नहीं रह पाते, पूरी संयुक्त परिवार नहीं रह पाता, जिसके कारण जो परिवार है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और एकल परिवार की जो अवधारणा है वो हमें दिखाई देने लगती है। ये भी शहरीकरण का परिणाम है। बढ़ती महंगाई का यहाँ पे अर्थ है कि आपको पता है दिन प्रतिदिन वस्तुओं के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी वस्तु अब उतनी सरलता से संभव नहीं है और उनके दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम जो है अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में रोज़ ऐसे उच्च मध्यम वर्गीय बहुत हाई क्लास का भोजन नहीं कर सकते। हमारे जब भी कोई मेहमान आता है हम अपने जो है उन 2 दिन का बहुत अच्छे से सत्कार करते हैं, पूरा फेस्टिवल जिस दिन जैसा हमारे घर में खाना बनता है। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण उसके बाद हम वापस अपनी जो है रूटीन पे आ जाते हैं। तो बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं ऐसा कारण है जो हमारे मेहमानों को जो है देवता के रूप में जो अवधारणा है उसमें बदलने में कारण रहा है। समय का अभाव, इस शहरीकरण में बढ़ती महंगाई के कारण, एकल परिवार के कारण घर में जो लोग हैं उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर पुरुष और महिला दोनों है तो दोनों वर्किंग है, क्योंकि एक की कमाई से आज वर्तमान में घर चलाना संभव नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, किताबों का बोझ, पढ़ाई का जो खर्च इतना होता जा रहा है कि एक व्यक्ति की जो आय से घर नहीं चल सकता। तो ऐसे में भी जो अतिथि का जो आगमन है वो कहीं ना कहीं बोझ प्रतीत होने लगता है। व्यस्त दिनचर्या, इतना काम हो गया है, घर के काम, ऑफिस के काम, यहाँ के काम, मार्केट के काम। ऐसे में अगर आप सोचो कि कोई अतिथि आपके घर में आ जाए तो आप बोझ समझ लेंगे, आपको लगेगा कि आप कब उससे वो हमारे घर से जाए। हम 1 या 2 दिन तो उनका आतिथ्य सत्कार बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच के चलो कि वो अतिथि आपके घर में 10 या 1 महीना रह जाए, 10 दिन या 1 महीना रह जाए, तब आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस पे कितना बोझ पड़ेगा वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इन वातावरण में अतिथि कहीं ना कहीं हमारी जो है अवधारणा में बदलाव लाने का एक कारण बन जाते हैं। महंगाई ने वैसे ही मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रखी है, जिसके कारण अतिथि 1-2 दिन ही अच्छा लगता है। अतः समय और परिवेश के बदलने के कारण, आप शब्द देखिए, शब्द कैसे प्रयोग किए हैं, उनमें बहुत कुछ समाहित है। समय मतलब का यहाँ पे अर्थ है शहरीकरण आना, महंगाई बढ़ना, एकल परिवार की अवधारणा, कामकाजी होना और परिवेश के बदलने के कारण वर्तमान में अतिथि देवो भव की अवधारणा धीरे धीरे बदल रही है। तो जो शरद जोशी जी अपने चैप्टर में समझाना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं हमें वर्तमान में विशेषकर शहरों में देखने को अवश्य ही मिलता है। तो बच्चों, इस तरह से आप देखेंगे कि कम शब्दों में अधिक अर्थपूर्ण सार गर्भित अनुच्छेद कैसे लिखा जाना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, विचारों में एक रूपता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। यदि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आप अवश्य ही एक
अच्छा अनुच्छेद लिखेंगे जो आपके अंकों को जो है नहीं कटने देगा। मैं हमेशा फिर बोल रही हूँ, वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखें। विषय जब भी आप पढ़ें 1 मिनट आप उसे अवश्य दें, उसकी एक रूपरेखा, एक रफ ड्राफ्ट अपने मस्तिष्क में अवश्य बनाएं। माइंड मैप जैसे बनता है वैसे ही आप बना लीजिए और उन संकेत बिंदु, सभी संकेत बिंदुओं को एक्सप्लेन कीजिए, उसी क्रम में एक्सप्लेन कीजिए जिस क्रम में पूछे गए हैं। तो आपका कोई भी अंक जो है वो नहीं कटेगा। और फिर एक बार बात दिला रही हूँ, जितना आप स्टडी करेंगे, अलग अलग समस्यात्मक विषयों के बारे में पढ़ेंगे, उतनी आपकी भाषा सुदृढ़ होगी, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी और आप एक अपनी भाषा का विकास कर पाओगे। अभिव्यक्ति कौशल आपकी क्षमता विकसित हो जाएगी और आपके विचारों में मौलिकता आएगी। तो जब भी आप अनुच्छेद लिखें, इस वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये पूरा वीडियो पूरी नॉलेज यानी कि ज्ञान को देने वाला है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके दोस्तों के, आपके मित्रों के अंक ना कटे तो उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी पूर्ण अंक प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे सके। तो बच्चों, अगले फिर कुछ नए विषय के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।